गाइस स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज़ का फ्लूइड मैकेनिक्स का ये 9th लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर विजिट कीजिए। इसके अलावा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हम मेटल कटिंग और मशीन टूल वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं वो निपटा चुके हैं। इसके अलावा थ्योरी ऑफ मशीन भी हमारा चालू है। तो 3 टॉपिक जिसमें से एक हम निपटा चुके हैं, 2 चल रहे हैं। ज़रूर से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले आपके एग्ज़ाम्स के लिए। किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, AE JEE PSUs के एग्ज़ाम्स सब में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। RS खुरमी के हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो उस टाइम पे ये सारी PDF अपलोड हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से 1 सेकंड लगता है यार, सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर देना। लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफाइस की बात करें तो इस तरीके से ओरिफाइस होता है। ये कंटेनर है जिसमें यहाँ पर एक होल आपको दिखेगा, ये ओरिफाइस है, ठीक है। ये जो H1 जो हाइट यहाँ पे दिख रही है वो इस ओरिफाइस के टॉप से लेकर जो आपकी फ्री सरफेस है उसके बीच में जो हाइट होगी वो H1 हो जाएगी। बॉटम से फ्री सरफेस की जो दूरी होगी वो H2 हो जाएगी और बीच से जो होगी वो H कह देंगे, ठीक है, मीन या जो भी आप कहना चाहो। इसकी जो ब्रेड्थ है वो आपको जो है चौड़ाई जो है वो B देखने को मिलेगी और डेप्थ D देखने को मिलेगी। डेप्थ D जो है वो H2 माइनस H1 के बराबर होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं जो माउथपीस और ओरिफाइस में हम यूज़ करेंगे, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं पे बेस्ड हैं, ठीक है। तो डिस्चार्ज कैसे निकालना है, तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है 2/3 CD इंटू B क्या था, वेट था, √2GH H की पावर 3/2 माइनस H1 की पावर 3/2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जिसमें जो B है वो ब्रेड्थ है, H1 मैंने बता दी थी। टॉप ऑफ द ओरिफाइस से आपकी जो ऊपर जितना भी लिक्विड अबव होगा या फिर डेप्थ से जो दूरी होगी वो हो जाएगी। H2 जो है वो बॉटम ऑफ द ओरिफाइस से जो लिक्विड उसके ऊपर जो है या फिर डेप्थ से जो दूरी है वो जाएगी। और थ्योरेटिकल वेलोसिटी जो होती है वो आपको दी हुई है, √2GH के अलावा होती है, तो रिसोल थ्योरम से याद किए। नेक्स्ट, तो डिस्चार्ज पूछे तो आपका ये वाला C वाला ऑप्शन करेक्ट है। अभी हमने देखा ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद डिस्चार्ज टू होली सबमर्ज ओरिफाइस, तो यहाँ पर जो था वो आपका लार्ज रेक्टेंगुलर ओरिफाइस था। अगर पूरी तरीके से सबमर्ज्ड ओरिफाइस होगा तो उस केस में जो डिस्चार्ज आता है वो आपका ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, Q = CDB √H2 माइनस H1 और 2GH। तो ये क्या है ना कि ये जो फॉर्मूला है ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T = 2A √H1 डिवाइडेड बाय CDA √2GH। तो ठीक है, ये वाला आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये जो होगा वो आपका जो बड़ा वाला एरिया है, टोटल एरिया है, और ये जो है वो आपका जो एरिया है ओरिफाइस का एरिया आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर टाइम रिक्वायर्ड करना है हेमिस्फेरिकल टैंक का तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे इन द सेंस, मतलब एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वैसे इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते, ठीक है। 62 क्वेश्चन में अगर बात करें तो पूछ रहा है आपसे होली सबमर्ज होली ड्रोन्ड के केस में, तो आपका यहाँ पर C वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पीछे हम देख चुके हैं, ठीक है। और टैंक को खाली करना है हमें, और क्या पूछ रहा है ये इसमें, H1 आइज है कंटेनिंग लिक्विड H1, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ओरिफाइस का वो A दिया हुआ है, और टाइम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द लिक्विड लेवल फ्रॉम H1 टू H2। तो टाइम रिक्वायर्ड जो उसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2A √H1 माइनस √H2 डिवाइडेड बाय CDA √2GH, ठीक है। तो यहाँ पर जो H1 था ना, अब अगर H1 हाइट तक करना होता तो H1 आता, और अगर आपको यहाँ पे करना होता कितना H2 हाइट तक, H1 तक अगर पूरा अपने को निकालना तो H1 तक आ जाता। अगर H2 हाइट तक जाना होता तो √H2/2 CDA √2GH आ जाता। अब इन दोनों के बीच इतना खाली करना है, H1 से H2 जाना है तो माइनस कर दो, तो बाकी सब चीज़ कॉमन आ जाएंगी, √H1 माइनस √H2 अलग से आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला उसी से डिराइव हुआ है, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि हेमिस्फेरिकल, ये वाला होगा ना,
और टैंक ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, अच्छा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ही है, और H1 हाइट है। तो H1 हाइट के लिए अगर आपने को निकालना है तो फिर वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा ओरिजिनल वाला। तो उस केस में 2a अंडर रूट ऑफ H1 डिवाइडेड बाय CD एरिया जो है ये ओरिफाइस का एरिया अंडर रूट 2g। सिंपल से फॉर्मूले जो वहीं लिखे हुए हैं वहीं यहाँ पे लिखे हुए हैं। इफ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीजेस द डिस्चार्ज थ्रू ओरिफाइस डिक्रीजेस। बोल रहा है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज करेगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, CD इज इक्वल टू एक्चुअल जो आपका डिस्चार्ज होगा डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो डिस्चार्ज थ्रू ओरिफाइस डिक्रीज करेगा क्या, तो ये बिल्कुल भी गलत है, सरासर गलत है। फिर उसके बाद हेमिस्फेरिकल के केस में हमारा क्या फॉर्मूला आया था, हेमिस्फेरिकल के केस में हमारा ये C वाला फॉर्मूला करेक्ट फॉर्मूला होगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो था ना फॉर्मूला उसमें एक हाइट दी हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर जो हमको 2 हाइट दे रखी है, इसके केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा काय का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है टाइम रिक्वायर्ड का टू लोवर द H1 फ्रॉम H2। और अगर पूरा एम्प्टी करना है उस केस में हमारा क्या फॉर्मूला होता है, उस केस में हमारा C फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट याद करना है, इसको मैं डेरिवेशन करके नहीं बता सकता, उतने ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछे नहीं आते। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो एक बार के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अ पाइप जिसकी लेंथ मोर देन द डबल ऑफ द डायमीटर ऑफ द ओरिफाइस फिटेड एक्सटर्नली और इंटरनली है तो उसको क्या कहते हैं, माउथ पीस कहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे माउथ पीस क्या होता है। तो कुछ मिला के कुल कुछ नहीं होता है, एक पाइप होता है जो ओरिफाइस पे लगा होता है। अभी तक ओरिफाइस हमारा ऐसा था, अब वो आगे हो सकता है कि ओरिफाइस के आगे कुछ एक पाइप लगा हो। अगर इस पाइप की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है इससे डबल से ज़्यादा है, अगर जो लेंथ है वो ज़्यादा है 2 टाइम्स द डायमीटर, तो उस केस में हमारा इसको हम क्या कहेंगे, माउथ पीस कहेंगे। तो इस अरेंजमेंट को हम माउथ पीस कह देते हैं। ठीक है, अगर इन अ शॉर्ट सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल माउथ पीस द वेना कॉन्ट्रैक्टा जो अकर होता है वो कितने पे होता है, तो वो 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द ओरिफिस फ्रॉम आउटलेट होता है। तो जो वेना कॉन्ट्रैक्टा आपको देखने को मिलेगा, वेना कॉन्ट्रैक्टा वो D/4 डिस्टेंस पे देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर कुछ लॉसेस के फॉर्मूला होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट के केस में क्या होता है, मान लीजिए आप ऐसा फ्लो कर रहा था और सडनली एनलार्ज हो गया, यहाँ पे डायमीटर D1 था, यहाँ पे डायमीटर जो है वो D2 है, तो उस केस में जो हेड लॉस का फॉर्मूला होता है वो आता है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, सॉरी V1 गलत है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2g आता है। ऑब्वियसली यहाँ पे डायमीटर कम है, एरिया कम है, तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और V2 पे जो डायमीटर है वो ज़्यादा है तो इस वजह से वेलोसिटी कम होगी। तो V1 माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। फिर है, अगर पूछ रहा है कि जो पाइप है ABC कोई पाइप होगा, ऐसा लंबा सा पाइप होगा, ठीक है, उस केस में क्या हुआ कि हमारे पास सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा पाइप था, यहाँ पे A, यहाँ पे B, और ये जो पाइप है ये सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इस तरीके से। तो जो इनिशियली डायमीटर था वो D1 था, यहाँ पे हमारा D2 हो चुका है। अब वो पूछ रहा है कि हेड लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा, अज्यूमिंग कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो 0.62 के लिए, तो वो आता है 1/c माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू V स्क्वायर बाय 2g के बराबर आता है, V2 स्क्वायर बाय 2g। ये D2, यहाँ पे V2 होगी, यहाँ पे V1 होगी। ये C क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.62 माइनस 1 का होल स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2g। इसको सॉल्व करोगे तो आपका D ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेज हैं ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे। द लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस कितना होता है, तो लॉस ऑफ हेड एट एंट्रेंस आपको जो फॉर्मूला है वो 0.5 V स्क्वायर बाय 2g देखने को मिलेगा। इसके बाद द लॉस ऑफ हेड ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन अ पाइप, मान लो ऐसा पाइप था उसमें कुछ पत्थर फंसा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन फंसा हुआ है, तो बोल रहा है कि ट्वाइस द हेड एट द एंट्रेंस होगा। तो ये जो एब्स्ट्रक्शन जो होगा, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो आपका हेड लॉस होगा वो इसके साइज पे डिपेंड करेगा, जिस हिसाब का इसका साइज होगा उस पे डिपेंड करेगा कितना हेड लॉस होगा, वो तो हमें बताया नहीं। तो वो ट्वाइस डायरेक्टली बोल रहा है कि ऑब्स्ट्रक्शन कुछ भी हो वो ट्वाइस द हेड लॉस एट द एंट्रेंस होगा, तो ये गलत है। ठीक है, हेड लॉस ऑफ द एग्जिट, हेड लॉस एट द एग्जिट ऑफ द पाइप, एग्जिट ऑफ द पाइप पे कितना होता है, V स्क्वायर बाय 2g के बराबर होता है। ठीक है, V स्क्वायर बाय 2g।
और अब देख सकते हैं ये जो थे ये हमारे माउथ पीस होते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो आप माउथ पीस लगा हुआ है। जो ओरिफाइस है उसके आगे थोड़ी सी हमने लॉन्ग ट्यूब भी लगा रखी है, लॉन्ग पाइप लगा रखा है। तो इंटरनल रनिंग फ्री फेस में आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। इंटरनल रनिंग फुल, अब फ्री में ये छोटा है, इंटरनली में देखो ये कितना बड़ा है और थोड़ा सा यहाँ पे एलोंगेटेड है, और एक्सटर्नल में ये बाहर चला गया, ठीक है। और डिस्चार्ज के फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं याद रखना। मैकेनिकल्स हैं तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता हम कुछ कह नहीं सकते। तो रीएंट्रेंट और बोर्डा माउथ पीस इज एन इंटरनल माउथ पीस, तो एग्जाम में पूछ सकता है बोर्डा माउथ पीस जो होता है वो क्या होता है। एक इंटरनल माउथ पीस है, एक्सटर्नल माउथ पीस है, ओरिफाइस है, क्या है, इस तरीके से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। इफ द जेट ऑफ द लिक्विड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टच द साइड ऑफ द माउथ पीस, जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद अगर वो जो माउथ पीस के साइड को टच नहीं करता तो उसको कहते हैं रनिंग फ्री। इस केस में आप देखो ये रनिंग फ्री है, ये यहाँ पर टच नहीं कर रहा है आपके माउथ पीस के साइड को, तो इस केस में क्या हो जाता है, ये रनिंग फ्री हो जाता है। और इन केस द लेंथ ऑफ द माउथ पीस जो होती है वो डायमीटर के बराबर होती है, ठीक है। और अगर जो जेट है वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद एक्सपैंड करता है और फिल कर लेता है पूरे माउथ पीस को, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के बाद यहाँ पर तो देखो, इसको अगर आपको समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, ये इस तरीके से डायग्राम है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। यहाँ पे ये ओरिफाइस था, ठीक है, और ओरिफाइस में एक लॉन्ग ट्यूब लगी थी। वियना कॉन्ट्रैक्टा जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। ये जो है यहाँ पर जो फ्लो है वो इसको टच नहीं कर रहा है, इन दोनों पॉइंट को टच नहीं कर रहा है, तो इसे कहेंगे रनिंग फ्री। ऑन द अदर हैंड अगर इस डायग्राम में आप देखोगे ना तो इस डायग्राम ये डायग्राम में कुछ इस तरीके से, ये आपका पाइप है, काफ़ी थोड़ा सा लॉन्ग है, जिसकी वजह से वेना कॉन्ट्रैक्टा बन के यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इस पाइप को टच कर रहा है। उस केस में इसे क्या कहेंगे, रनिंग फुल कहेंगे, ठीक है। और इस केस में जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होगी, कितनी होगी, ज़्यादा होगी, 3 टाइम्स द डायमीटर होती है, ठीक है। और इस केस में लेंथ जो थी वो डायमीटर के बराबर थी, तो ये छोटा था, छोटा वाला था, तो इस केस में आप देख सकते हैं छोटा था तो यहाँ पे टच नहीं कर रहा था, बड़ा है तो फिर यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। डिस्चार्ज एक्सटर्नल माउथ पीस के केस में ये वाला जो केस था उसमें 0.885 A √ 2GH आता है। ए क्या है, एरिया ऑफ ओरिफाइस है, इस केस में 0.707, इस केस में 0.5, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जाएगा। एक्सटर्नल माउथ पीस के केस में कितना आया था आपका 75 का, ए ऑप्शन करेक्ट था। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एक्सटर्नल माउथ पीस डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ माउथ पीस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेंथ ऑफ माउथ पीस पे डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होगा, ठीक है। फिर है री एंट्रेंड बोर्डा माउथ पीस जो होता है वो एक इंटरनल माउथ पीस होता है, हमने अभी देखा उसको। फिर उसके बाद इन इंटरनल माउथ पीस इफ द जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन डज नॉट टच है तो वो रनिंग फ्री है, और टच करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो आपका फुल वाला हो जाएगा। क्या नाम था उसका, फुली फ्लो, ठीक है, रनिंग फुल वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है इसमें, इन एन एक्सटर्नल माउथ पीस इफ द जेट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपैंड एंड फिल द होल माउथ पीस, उसे कहेंगे रनिंग फ्री। तो रनिंग फ्री नहीं कहते हैं उसको, ठीक है, रनिंग फुल कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इंटरनल माउथ पीस इज सेड टू बी रनिंग फुल अगर लेंथ जो है वो मोर देन 3 टाइम्स है तो वो रनिंग फुल कहलाता है, यानी कि रनिंग फुल कहलाएगा। रनिंग फ्री में लेंथ जो होती है वो डायमीटर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस थे 180 तक हमने डिस्कस कर लिया, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो हम 10th लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो भी सिमला एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में मैं जानता हूँ फॉर्मूले बहुत ज़्यादा थे, एक्सप्लेन करने को ज़्यादा कुछ था नहीं, पर आगे जब हम फ्लो थ्रू पाइप्स करेंगे तो उसमें मैं आपको कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। यहाँ पे जो है जो एक्चुअल में जो फैक्ट्स होते हैं, जो एक्चुअल में चीज़ें, उन्हीं को दोबारा बोलना था, तो ज़्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे समझाने को। जितना भी था, जो भी याद कराने की चीज़ें थी, मैंने कोशिश की बताने को। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।